हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं MCQs फॉर एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है एम्स CRE 2025 जो अभी होने वाला है अगस्त में, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कफ्ड एयरवे डिवाइस। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कफ्ड एयरवे डिवाइस कौन सा है? ग्यूडल एयरवे, लैरेंजल मास्क एयरवे, नेजोफेरेंजियल एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो दोस्तों, जो ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है उसी को हम ग्यूडल एयरवे के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो दोनों सेम ही है, नेजोफेरेंजियल एयरवे और लैरेंजल मास्क एयरवे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है LM में, ठीक है, और ये है नेजोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है, और ये है ग्यूडल्स एयरवे, ठीक है। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं ये जो होता है ये होता है कफ। इनमें तो कोई कफ नज़र नहीं आ रहा, इनमें भी कोई कफ नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बी, लैरेंजल मास्क एयरवे। लैरेंजल मास्क एयरवे हैज़ एन इन्फ्लेटेबल कफ दैट सील्स अराउंड द लैरेंजल इनलेट। जो हमारा लैरेंजल इनलेट होता है वहाँ पर जाके ये सील प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारा कोई भी सिक्रेशंस या एयर कोई भी इन एंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे सील प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस किसके द्वारा? जब हम इसके अंदर एयर इनलेट करेंगे, यहाँ से ये इनलेट होता है, यहाँ से हम एयर को इनलेट करते हैं 30 to 40 ml एज पर अडल्ट पेशेंट, ठीक है। ग्यूडल एंड ओरोफेरेंजियल आर रिजिड। जो ये होते हैं ना, ग्यूडल्स एंड ओरोफेरेंजियल, ये रिजिड होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये PVC से बने हुए होते हैं और ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं ये, और नॉन कफ्ड भी होते हैं। नेजोफेरेंजियल एयरवेज ऑल्सो नॉन कफ्ड। तो यहाँ पे भी कोई आपको कफ नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी नॉन कफ्ड होते हैं। ये नेज़ल पैसेज के थ्रू हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, और ये जो होते हैं ये ओरल पैसेज के थ्रू, ठीक है, माउथ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द आइडियल पोजीशन फॉर एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लेसमेंट कन्फर्म्ड बाय कैप्नोग्राफी। जो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जब इंट्यूबेट करते हैं, तो किसके द्वारा कंफर्म करते हैं कि वो हमारी सही से जहाँ हम डिज़ायर जो हमारा प्लेस था वो उसमें इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। दैट मीन्स कि एंडोट्रैकियल है या इसोफेजियल है। तो एंडोट्रैकियल अगर होगा तो किसके द्वारा पता लगेगा? कैप्नोग्राफी के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर इज सी, continuous waveform with 35 to 45 mmHg CO2. नॉर्मल कैप्नोग्राफी शोज अ स्क्वायर वेवफॉर्म विद CO2। देखो जो आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर फॉर्म एक क्रिएट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कैप्नोग्राम बिटवीन 35 to 45 mmHg। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ET CO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 35 से 45। किसी किसी बुक्स में 32 से 42 भी मिल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है बुक्स के ऊपर। अब फ्लैट लाइन सजेस्ट इनकरेक्ट प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे ये फ्लैट लाइन आ जाती है तो ये क्या क्या इंडिकेट करेगा कि हमने जो ट्यूब डाल दी वो इसोफेगस में चली गई। और क्या बता रहा है? लेस देन 10 mmHg में इंडिकेट पुअर परफ्यूजन और फॉल्स रीडिंग। अगर या तो वो गलत रीडिंग हो सकती है या पुअर परफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन। इनमें से कौन सा एनेस्थीसिया मशीन का पार्ट नहीं है? वेपराइज़र भी होता है, फ्लोमीटर भी होता है, ECG मॉनिटर नहीं होता, ECG मॉनिटर इसका पार्ट नहीं होता। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व ये भी इसका पार्ट होता है। तो ECG मॉनिटर जो होता है बेसिकली वो अलग से एक मशीन होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है ECG मॉनिटर। और यहाँ पे जो आप इसके अंदर ECG वेव जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसके मॉनिटर की ही एक फंक्शन होता है। जो लीड्स हमारे इसके अंदर से निकलती है वो पेशेंट पे हम कनेक्ट करते हैं, इस काइंड ऑफ ECG मशीन। बट ये इसका पार्ट नहीं होता, ये इसके अंदर अलग से नहीं दिया जाता। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग से एक मशीन होती है जो कि ECG मशीन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ECG मॉनिटर। ECG मॉनिटर इज़ अ पार्ट ऑफ पेशेंट मॉनिटरिंग, नॉट द मशीन डिलीवरिंग गैसेज, ठीक है। वेपराइजर्स, फ्लोमीटर्स, प्रेशर रेगुलेटर्स आर की मशीन कंपोनेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं ना,
वेपराइजर्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इधर ये रिजर्वर बैग्स हैं, सर्किट्स हैं, और ये फ्लोमीटर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर इधर होते हैं। ठीक है, ये जो है ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मशीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडिकेशन एजेंट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। जो आरएसआई इंडक्शन के लिए यूज़ होता है वो क्या यूज़ करते हैं हम, थायोपेंटन सोडियम, जो कि ऐसा दिखता है, ऐसा वाइल में आता है। प्रोपोफोल नहीं होता, थायोपेंटन नहीं होता, केटामिन नहीं होता, इटोमिडेट भी नहीं होता, थायोपेंटन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज़ बी। थायोपेंटन इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो कि बहुत ही इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, आइडियल फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, जो कि हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोपोफोल क्यों नहीं करते, प्रोपोफोल कैन कोज हाइपोटेंशन, प्रोपोफोल जो होता है वो हाइपोटेंशन कोज करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। केटामिन इज़ यूज इन ट्रोमा, जो ट्रोमा पेशेंट होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं केटामिन का इंडक्शन के लिए। ठीक है, बट नॉट प्रेफर्ड फॉर आरएसआई, इसको प्रेफर नहीं किया जाता है आरएसआई के लिए। इटोमेटेड जो होता है वो कार्डियक स्टेबल होता है, बट लेस कॉमन इन आरएसआई। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था इसमें कि कहाँ से, यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन और आया था। क्या था क्वेश्चन कि हमारा डे केयर के लिए जो हम यूज़ करते हैं कौन सा इंडक्शन एजेंट होता है, प्रोपोफोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इनहेलेशन एजेंट हैज़ द लोवेस्ट ब्लड गैस सोलबिलिटी कोफिशिएंट। कौन सा है ऐसा इनहेलेशन एजेंट जिसका ब्लड गैस कोफिशिएंट सोलबिलिटी कोफिशिएंट होता है, डेसफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन। ठीक है, लो ब्लड गैस सोलबिलिटी, फास्ट ऑनसेट एंड रिकवरी, ये जितना जल्दी असर दिखाता है उतना जल्दी रिकवर भी कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बैग मास्क वेंटिलेशन द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन इज़। ये क्या कह रहा है, जब हम बैग मास्क के द्वारा वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को तो उस दौरान ऐसा कौन सा मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है जो इफेक्टिव वेंटिलेशन को दर्शाता है। तो हम उस टाइम पे सिर्फ चेस्ट रेज देखते हैं, जो हमारी एक हाथ यहाँ होता है बेस के ऊपर, एक हाथ इधर, सी टेक्निक मेजर करते हैं। दूसरी जो हमारी आंखें होती है वो सीधी होती है चेस्ट राइज के ऊपर, इधर से हम वेंटिलेट करेंगे और इधर हमारी आंखें जो देख रही होगी वो चेस्ट राइज को देखती है। राइट आंसर इज चेस्ट राइज। ठीक है, चेस्ट राइज एक्चुअल एयर एंट्री इनटू लंग्स, अगर वो सही से बैग एंड मास्क वेंटिलेट कर रहा है तो हमारी जो एयर एंट्री रहेगी वो एक्चुअल रहेगी, किसमें, लंग्स के अंदर। फॉगिंग और बैग मूवमेंट में अकर विदाउट वेंटिलेशन, वो कह रहा है कि जो उसके अंदर ट्यूब जो होती है हमारी ईटी ट्यूब जो हम देखते हैं उसके अंदर जो फोग का आना जाना होता है वो विदाउट वेंटिलेशन भी हो सकता है। ऑस्कल्टेशन इज़ सपोर्टिव नॉट प्राइमरी। ठीक है, ऑस्कल्टेशन जो हम ये उसे यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, जो हम ऑस्कल्टेट करते हैं वो सपोर्टिव होता है नॉट प्राइमरी। जो प्राइमरी हमारा क्या रहेगा वो रहेगा चेस्ट राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ASA क्लास रेफर्स टू अ पेशेंट विद सीवियर सिस्टमिक डिजीज़। तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशंस होती है ASA की, जो होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। ये डिफ़ाइन करता है, क्या डिफ़ाइन करता है, पेशेंट के स्टेटस को। तो इनमें जो क्लासिफिकेशंस जो दी हुई है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ASA फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें नॉर्मल हेल्थ होती है, सेकंड में माइल्ड सिस्टमिक डिजीज़ होती है, थर्ड में सीवियर सिस्टमिक डिजीज़, और फोर्थ जो होता है वो सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ दैट इज़ कॉन्स्टेंट ट्रीट थ्रेट टू लाइफ, मोरिबंड, नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन। सॉरी, फोर्थ जो होता है वो हमारा सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ दैट इज़ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू लाइफ, जो जिसमें लाइफ जान का खतरा रहता है, बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। फिफ्थ क्या होता है, मोरिबंड, नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन, ऐसा कोई पेशेंट जो ऑपरेशन के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, सिक्स्थ क्लासिफिकेशंस क्या कहता है,
डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, जो पेशेंट जिसका ब्रेन डेड हो चुका है उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, 6th में। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ASA क्लास रेफर्स टू अ पेशेंट विद सीवियर सिस्टमिक डिजीज़। तो सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ किस में बताया गया था, 3rd में, ठीक है। 3rd आंसर इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ASA 3rd, सीवियर सिस्टमिक डिजीज बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। ASA 1 हेल्दी, ASA 2 माइल्ड सिस्टमिक डिजीज, ASA 5 4 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्किट फॉर अ स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। बेन सर्किट होता है, नहीं यूज़ करते। बेन सर्किट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेन सर्किट इज़ बेटर फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। क्लोज सर्किट सिस्टम, क्लोज सर्कल सिस्टम, क्लोज सर्कल सिस्टम इज़ यूज्ड विद मसल रिलैक्सेंट्स बट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, ठीक है। जैक्सन रीज इज़ यूज इन पीडियाट्रिक बट मोस्ट कॉमनली फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। एरीज टीपीस इज़ द राइट आंसर, एरीज टीपीस। एरीज टीपीस इज़ प्रेफर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट, ठीक है। तो ये एरीज टीपीस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज टू रिवर्स नॉन डेपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स। कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो रिवर्स करती है नॉन डेपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स को। तो यहाँ पे नियोस्टिग्मिन जो होती है वो नॉन डेपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स को रिवर्स करती है, ठीक है। और देखो, जो डेपोलर, 2 तरह के मसल रिलैक्सेंट होते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक है। डीपोलराइजिंग कौन सा होता है, सक्सिनाइल कोलिन। और नॉन डीपोलराइजिंग कौन से होते हैं, एट्राक्यूरियम, वैकुरोनियम, रोकुरोनियम, पेनकुरोनियम। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नियोस्टिग्मिन। देखो यहाँ पे लिखा है, सक्सिनाइल इज ए डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट नॉट अ रिवर्सल एजेंट। तो हमने यहाँ पे क्या पूछा था, रिवर्सल एजेंट, ठीक है। तो ये रिवर्स करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, यहाँ पे टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया नहीं होता है, यहाँ पे हाइपरथर्मिया होता है। मसल रिजिडिटी होती है बेसिकली यहाँ पे, हाइपोकैप्निया नहीं होता है, यहाँ पे हाइपरकैप्निया होता है, ठीक है। देखो, सी इज़ द राइट आंसर। मसल रिजिडिटी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। टैकीकार्डिया नॉट ब्रेडिकार्डिया इज सीन, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया नहीं टैकीकार्डिया होता है। पेशेंट बिकम्स हाइपरथर्मिक नॉट हाइपोथर्मिक, पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइपरकैप्निया इज सीन ड्यू टू इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।